हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टीचिंग एंड लर्निंग पे बेस्ड प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इसमें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा कि हमारे जो बीएड के एग्ज़ाम में या टीचिंग का जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें टीचिंग एंड लर्निंग पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो यहाँ से हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा जा रहा है कि पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य है, ठीक है। यानी कि जो स्कूलों में पर्यावरण की शिक्षा की एक तरीके से एजुकेशन दिया जाता है उसका उद्देश्य क्या होता है वो देखिए। पहला इसमें कहा जा रहा है कि बालक की संज्ञानात्मक समझ एवं दक्षता में संवर्धन करना, ठीक है। यानी कि जो बच्चों की संज्ञानात्मक समझ होती है, यानी कि जो उनको सीखने की एक तरीके से समझ होती है और उनकी दक्षता एफिशिएंसी को बढ़ाना, ताकि उनको पर्यावरण की शिक्षा के बारे में बता करके उनकी जो भी समझ है उनको इंक्रीज़ करना, बढ़ाना। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति जिज्ञासा और सृजनात्मकता को बढ़ाना, यानी कि जो हमारे नेचुरल पर्यावरण हमारा होता है एनवायरनमेंट, उसके प्रति भी एक तरीके से जिज्ञासा बढ़ाना कि क्या क्या हमारे पर्यावरण में है चीज़ें और उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। और थर्ड कहा जा रहा है कि ए एवं बी में से कोई नहीं, और लास्ट कह रहा है कि ए एवं बी दोनों। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारा उद्देश्य होता है पर्यावरण को, तो बेसिकली दोनों तरीके से हो सकता है। इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, यानी कि दोनों, यानी कि बालक की संज्ञानात्मकता समझ को बढ़ाना होती है और प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति जो जिज्ञासा होती है उसको भी हमें बढ़ाना होता है। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें कह रहे हैं कि पर्यावरण संवर्धन का सर्वोत्तम उपाय है, यानी कि पर्यावरण को एक तरीके से जो बढ़ाना है तो उसके लिए जो सबसे अच्छा सर्वोत्तम उपाय है वो क्या है। देखिए यहाँ पे तो इसमें कहा गया है फर्स्ट पॉइंट कि प्रकृति से पुनः सामंजस्य स्थापित करना। इसके अंतर्गत क्या होगा, जो हमारी प्रकृति है उसमें एक तरीके से हमको सामंजस्य बैठाना होता है कि चीज़ों को कैसे हमें यूटिलाइज करना है। ज़्यादा हमको चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं यहाँ पे चीज़ें ख़राब करनी है। पेड़ पौधे वगैरह भी हमको जितने ज़रूरी हैं उतना ही हमको यूज़ करना है, बाकी में इतना कटान वगैरह भी नहीं करना है। तो यानी कह सकते हैं कि प्रकृति से पुनः सामंजस्य स्थापित करना होता है। दूसरा कह रहा है कि प्रदूषण रहित साधनों का प्रयोग बढ़ाना। ऐसे हमारे साधन यानी कि वाहनों को यानी कि यूज़ करना है जिससे प्रदूषण ना के बराबर हो। नेक्स्ट कह रहा है कि वृक्षारोपण एवं वन रोपण, वृक्षारोपण करना है, पेड़ पौधों को लगाना है। और कह रहे उपयुक्त सभी। तो आप इसको पढ़ के समझ गए होंगे कि पर्यावरण को हम एक तरीके से बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो इनमें से तीनों के तीनों हमारे ऑप्शन राइट हैं, यानी कि कह सकते हैं उपयुक्त सभी। तो इसका भी हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब इसमें देखिए कहा गया है कि पर्यावरण संबंधी समसामयिक मुद्दा है। अब देखिए पर्यावरण से संबंधित जो भी हमारा समसामयिक मुद्दा है उसमें आपको क्या क्या ध्यान देना है कि एक तरीके से भूमंडलीकरण, यानी कि जो हमारी एक तरीके से ज़मीन होती है, उदारीकरण, सार्वभौमिकता, एकता एवं विश्व बंधुत्व या उपयुक्त सभी। यानी कि पर्यावरण से संबंधी हमारा एक तरीके से जो समसामयिक मुद्दा है वो सभी हैं। भूमंडलीकरण भी होता है, उदारीकरण भी होता है, सार्वभौमिकता, एकता एवं विश्व बंधुत्व भी है, यानी कि इसका भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो देखिए ये हमारा जो तीनों क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं पर्यावरण से एक तरीके से रिलेटेड है। और इसमें आपको देखना है कि हम पर्यावरण के बारे में बच्चों को कैसे एक तरीके से चीज़ें बता सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं टीचिंग कर रहे हैं और सिर्फ बीएड करना चाह रहे हैं, तो ऑलरेडी उनको एक तरीके से एक्सपीरियंस होगा कि देखिए इसमें बीएड में 30 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आपको टोटल 100 में से ये टीचिंग एंड लर्निंग पे बेस्ड 30 क्वेश्चन आते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको एक्सपीरियंस है तो चीज़ों को आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको कहीं ना कहीं आइडिया लग ही जाएगा कि क्वेश्चन को हमें कैसे इसको समझना है, क्या करना चाहिए। जो हमारे फ्रेशर हैं यानी कि जिन्होंने अभी तक टीचिंग नहीं किया है वो भी कहीं ना कहीं चीज़ों को देख करके एक तरीके से आइडिया लें, बाकी चीज़ों को सीखिए ताकि आपको इस सेक्शन में काफ़ी अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। और ये बहुत ईजी होता है, एकदम थ्योरी पोर्शन होता है। आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते ही अपने आंसर को रखना होता है। इसका क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 4। देखिए इनमें से कहा गया है कि जिन सवालों के जवाब पाठ्य पुस्तक में नहीं मिलते उनके लिए ज़रूरी हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब भी कोई टीचर मान लिया क्लास में पढ़ा रहा है
और किसी भी चीज़ों का जो क्वेश्चन का आंसर है वो पाठ्य पुस्तक में नहीं है, तो ऐसे टाइम उसे क्या करना चाहिए उसके लिए कहा जा रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि मौन धारण कर लेना, शांत हो जाना एकदम, सर्वे यानी कि सर्वेक्षण करना, चिंतन करना और मनन करना। अब आपको सोचिए कि अगर कोई भी आंसर नहीं है अगर आपके पास है, तो ऐसे में आपको मौन धारण नहीं करना है, ठीक है, ताकि इस चीज़ों को यानी कि बच्चों को ऐसा ना लगे कि आपको वो चीज़ें नहीं आती हैं। इसके अलावा चिंतन मनन भी एक तरीके से तभी करें जब आपको चीज़ें क्लियर हों, तो उसके लिए भी कह सकते हैं कि चिंतन मनन भी हमारा सेकेंडरी मैटर है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सर्वे करना, ठीक है, आपको चीज़ों को खोजना, उसके सही चीज़ों को यानी कि जो आपको ढूंढ रहे हैं सवालों को, जब उसका सर्वे करना यानी सर्वेक्षण करना, देन जाके आपको उनको आंसर देना। तो आप कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब देखिए इसमें कहा जा रहा है कि विद्यालय को शिक्षा का कौन सा साधन माना जाता है। अब देखिए इसमें आपसे कहा जा रहा है कि जब भी विद्यालय में शिक्षा की पढ़ाई होती है तो इनमें से कौन सा साधन माना जाता है विद्यालय को। तो उसमें कह रहा है कि औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक या इनके अलावा कोई नहीं। अब देखिए विद्यालय एक तरीके से किसी भी शिक्षा का एक मंदिर होता है, वो बेसिक चीज़ है, ठीक है। आपको जितनी भी औपचारिकताएं होती हैं वो सारी विद्यालय में ही पूरी होती हैं। बच्चों को एक तरीके से ले जाना, पढ़ाना, लिखाना, संस्कार देना, सिखाना, सब कुछ। तो आप कह सकते हैं विद्यालय को एक तरीके से औपचारिक माना गया है कि विद्यालय से ही शिक्षा का एक तरीके से उत्पत्ति होती है। तो हम कह सकते हैं विद्यालय हमारा एक औपचारिक यहाँ पे साधन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक सदैव विद्यालय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समझी जाती है। कोई भी विद्यालय में पाठ्य पुस्तक सबसे मेन हिस्सा होती है। तो वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्राथमिक आवश्यकता के रूप में है चीज़ें, दूसरा कह रहा है कि द्वितीयक आवश्यकता के रूप में है, तृतीयक आवश्यकता के रूप में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको सोचिए कि जो भी एक तरीके से पाठ्य पुस्तक होती हैं, किताबें होती हैं, वो किसी भी विद्यालय का सबसे मेन सोर्स होती हैं पढ़ाई के लिए। तो आप कह सकते हैं कि प्राथमिक आवश्यकता के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। इसका तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि अनुभवात्मक सहायक सामग्री निम्न में से है, यानी कि ऐसी कौन सी सामग्री जिससे अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस मिलता है। अब देखिए यहाँ पे आपको कह रहा है कि क्षेत्रीय भ्रमण करिए, ठीक है, मैजिक लैंटर्न होता है, माइक्रो प्रोजेक्ट है, या इनमें से कोई नहीं। अब आप खुद सोचिए कि अगर आपको ऐसी कौन सी सहायक सामग्री है जिससे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे अनुभव एक्सपीरियंस मिलेगा। तो देखिए अनुभव एक तरीके से आपको अगर मेनली लेना है तो आपको जगह जगह पे भ्रमण करने से ही मिलता है, यानी कि कह सकते हैं कि जब भी आप क्षेत्रीय भ्रमण करेंगे, घर घर जाएंगे, तब आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि कहाँ पे किस तरीके की प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, और कैसे उनको हम दूर कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्या होगा, मेनली ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से प्रक्षेपित सहायक सामग्री है। अब इनमें से आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सी प्रक्षेपित सहायक सामग्री, यानी ऐसी सामग्री जिसको आप एक तरीके से प्रोजेक्ट कर सकते हैं, चला सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रक्षेपित का मतलब है कि जिसको चलाना है, यानी कि कह सकते हैं कि फोटोग्राफ, यानी फोटोग्राफ आपको बताना है कि क्या प्रक्षेपित सहायक सामग्री होती है, या चलचित्र होता है, या फिर आप कहेंगे यहाँ पे कि शैक्षिका दौरा है, या ब्लैक बोर्ड। तो देखिए इनमें से आपको ध्यान देना है कि फोटोग्राफ हो, या शैक्षिका दौरा हो, या ब्लैक बोर्ड, ये सारी चीज़ें क्या हैं, स्टेशनरी है, मतलब एक जगह पे रखी जा सकती हैं। सिर्फ चलचित्र हो, यानी कि जो वीडियोग्राफी हो सकती है, आप उससे आप कह सकते हैं कि वो हमारी क्या है, वो प्रक्षेपित सहायक सामग्री के अंतर्गत आती है। तो इसका हमारा होगा कि निम्न में से प्रक्षेपित सहायक सामग्री कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, यानी कि चलचित्र। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे हम, इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री कौन सी है। तो आपको सोचिए दृश्य का मतलब होता है कि जिस सामग्री को हम देख सकते हैं, और श्रव्य का मतलब होता है जिसको हम सुन सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं। कह रहा है कि जिसका व्यक्ति सुनकर अध्ययन करता है या अधिगम करता है। अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना, किसी चीज़ को सीखना हमारा अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट कह रहा है जिसका व्यक्ति देखकर अधिगम करता है, यानी कि इसमें सुनने की बात कह रहा है, इसमें देखने की बात कह रहा है। थर्ड में देखिए क्या लिखा हुआ है कि जिसका व्यक्ति देख व सुनकर अधिगम करता है, यानी कि इसमें दोनों की बात हो रही है कि देखना भी और सुनना भी। नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको सोचिए कि जैसा क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है कि दृश्य एवं श्रव्य सहायक सामग्री कौन सी है, तो उसके हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन बेटर होगा, थर्ड वाला, जिसका व्यक्ति देख व सुनकर अधिगम करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका
सी करेक्ट होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या देना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि मूल्यांकन में जांचना होता है। अब देखिए मूल्यांकन एक तरीके से किसी भी एक यानी शिक्षा संबंधित चीज़ों में सबसे इम्पोर्टेंट है मूल्यांकन। मूल्यांकन से आप चीज़ों को समझते हैं कि किस स्टूडेंट में किस तरीके की चीज़ें यानी कि हैं, कितना उसके अंदर टैलेंट है, ये सारी चीज़ें आप मूल्यांकन के थ्रू समझ सकते हैं। तो कह रहा है कि मूल्यांकन में क्या जांचना होता है। तो देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे कि बालक में योग्यताओं की उपलब्धि। आप मूल्यांकन से ये पता लगाएंगे कि बालक में क्या क्या योग्यताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट कहता है कि कुशलताओं की एक तरीके से उपलब्धि। अब उसके अंदर कुशलताएं क्या क्या हैं आप देखेंगे। वृत्ति एवं रुचियों की, यानी कि उसके अंदर क्या क्या रुचियां हैं, क्या क्या वृत्तियां हैं, या इनमें से सभी, उपरोक्त सभी। तो आपको सोचिए मूल्यांकन आपका काम होता है कि किसी भी बच्चे के बारे में, चाहे वो पढ़ाई में अच्छा हो या बाकी किसी खेलकूद में अच्छा हो, सिंगिंग में अच्छा हो, तो मूल्यांकन से हम सभी चीज़ों की जांच करते हैं। तो इस कह सकते हैं इसका हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन होगा, थर्ड कि फोर्थ, यहाँ पे फोर्थ होगा, उपरोक्त तो सभी, यानी कि यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बालकों के सर्वांगीण विकास को गति देने में सहायक होता है। अब यहाँ पे बालकों के सर्वांगीण विकास में आपको मैंने बताया, आप देखिए क्या क्या चीज़ ऑप्शन में दी गई हैं। पहला है मूल्यांकन, सेकेंड है मापन, थर्ड है आकलन और शिक्षक। अब देखिए यहाँ पे अगर सभी तरीके का विकास कराना है, यानी कि सर्वांगीण विकास को गति देना है, तो आपको ध्यान ये देना है कि इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है मूल्यांकन। क्योंकि मूल्यांकन के अंदर सभी तरीके की चीज़ें आती हैं। बच्चे के अंदर क्या क्या चीज़ें छुपी हुई हैं, प्रतिभा क्या छुपी हुई है, सब कुछ आंकना हमारा क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। यानी कि मापन एक तरीके से इंडिविजुअल है, एक सिंगल चीज़ है, आकलन भी है और शिक्षक भी, लेकिन मूल्यांकन के अंदर का सभी लगभग चीज़ें आ जाती हैं। तो आप कह सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा कि मूल्यांकन से हम बालकों के सर्वांगीण विकास को हम गति दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं यहाँ पे। इसमें कह रहा है कि शैक्षिक मूल्यांकन की विशेषता होती है। अब देखिए मूल्यांकन अगर वो शैक्षिक हो तो उसमें कह रहा है कि क्या क्या विशेषता होती हैं। तो कह रहा है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यानी शिक्षा में अगर मूल्यांकन आप देख रहे हैं तो आप देखिए किसी भी स्टूडेंट के बारे में अगर आपको प्रतिभा पता चल गई है तो आपका काम क्या होता है, शिक्षक का काम क्या होता है, उसको और इम्प्रूव करना। तो इसलिए कह रहा है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। नेक्स्ट कह रहा है मूल्यांकन निदात्मक होती है। छात्रों के बारे में सार्थक भविष्यवाणी की जाती है। यानी कि अगर उसके अंदर का आप मूल्यांकन करने के बाद टैलेंट समझ रहे हैं तो आप उसके लिए भविष्यवाणी भी कर सकते हैं कि हाँ वो भविष्य में क्या बन सकता है, या फिर इनमें से सभी। तो आप देखिए इनमें से भी हमारा राइट हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, वो हमारा ऑप्शन होगा फोर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मूल्यांकन में उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। अभी देखिए इसमें अगर कोई चीज़ आप किसी भी एक तरीके से स्टूडेंट का मूल्यांकन कर रहे हैं तो मैंने आपको बोला मूल्यांकन में सभी चीज़ें शामिल की जाती हैं अप्रॉक्सीमेट। तो देखिए कह रहा है कि इनमें से क्या चीज़ें एक तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले शिक्षण, आप उसको शिक्षा देंगे, आप चीज़ों को समझेंगे कितना वो ग्रहण कर रहा है चीज़ें। वार्ता है, उससे बातचीत करेंगे कि बातचीत में कैसा वो रिप्लाई करता है। तुलना भी है, उसका कंपैरिजन आप करेंगे बाकी लोगों से कि उसने कितना सीखा है चीज़ें। तो ये सारी चीज़ सीखने के बाद तब जा कर के हम किसी भी स्टूडेंट का मूल्यांकन कर सकते हैं। और हमारा फोर्थ ऑप्शन दिया है कि ये सभी, तो आप कह सकते हैं इसका भी हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, फोर्थ, यानी कि ये सभी। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 देखते हैं। अब देखिए इसमें कहा जा रहा है कि मापन वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ निश्चित नियमों के आधार पर उद्देश्यों को संख्यात्मक ज्ञान द्वारा प्राप्त किया जाता है। कह रहा है यह कथन किसका है। फर्स्ट दिया है एस स्टीवेंसन, मैरिसन, क्लासमेयर एवं गुडविन, या इनमें से कोई नहीं। आप चीज़ों को समझिए। मापन कह रहा है कि वह प्रक्रिया है जिनमें कुछ निश्चित नियमों के आधार पर उद्देश्यों को ज्ञान द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब देखिए इसमें एक तरीके से प्राप्त करने की बात हो रही है कि कुछ भी आपको अगर यानी कि प्राप्त करना है, शिक्षा हो या कोई भी किसी भी फील्ड का नॉलेज अगर आपको प्राप्त करना है तो उससे कुछ नियम होते हैं, कुछ नियमों के आधार पर आपको चीज़ें को प्राप्त करनी होती है। तो मापन वही प्रक्रिया है। तो इसके बारे में कह रहा है कि किसने कहा था। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आप याद रखिएगा, ये है एस स्टीवेंसन का। ठीक है, यहाँ पे एस स्टीवेंसन ने चीज़ों को बताया था कि हम किसी भी चीज़ को ग्रहण करते हैं मापन में तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, उसके हिसाब से हम ग्रहण करते हैं।
जबकि अगर बात की जाए मैरिसन की, तो मैरिसन ने इसका उल्टा बोला था। मैरिसन ने किसी चीज़ को देने की बात बोली थी कि किसी भी अगर मापन में हम किसी शिक्षक द्वारा किसी विशेष गुण को किसी भी स्टूडेंट को या बच्चों को देना, एक तरीके से जो कथन है वो मैरिसन के द्वारा कहा जाता है। तो यहाँ पे एक तरीके से कहा जा रहा है कि उद्देश्यों को प्राप्त करना, तो ये हमारा क्या होगा, एस स्टीवेंसन इसका राइट ऑप्शन होगा। और लास्ट हम बात यहाँ करेंगे कि निम्न में से मूल्यांकन तकनीकें हैं, यानी ऐसे कौन सी तकनीक है जिससे आप मूल्यांकन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। पहला कह रहा है कि अवलोकन, आप अवलोकन करेंगे, उसको देखेंगे, समझेंगे। नेक्स्ट कह रहा है साक्षात्कार, उसका इंटरव्यू लेंगे, सामने बैठा करके उससे बातचीत करेंगे। उसका कह रहा है कि केस अध्ययन, उसका जो केस रहा है अभी तक उसके बारे में अध्ययन करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस, सारी चीज़ें। ये कह रहा है कि ये सभी या इनमें से सभी। तो इसमें भी आप देखेंगे कि हमारा जो राइट ऑप्शन होगा तो वो क्या होगा, फोर्थ, क्योंकि मूल्यांकन की जो टेक्निक होती है वो सभी मानी जाती हैं कि आपको अवलोकन भी करना है, साक्षात्कार भी करना है, केस अध्ययन भी होता है, या इनमें से ये सभी होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ सही होगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे 15 क्वेश्चन की हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है, चीज़ों को आपको मैंने क्लियर कराया है। तो आप इसको एक बार प्रैक्टिस करिए अच्छे से। इसी तरीके से हम बाकी अदर प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आएंगे, ताकि एग्ज़ाम तक आपके जितने भी एक तरीके से डाउट्स हैं या जो भी कह सकते हैं आपकी प्रिपरेशन है वो काफ़ी बेटर हो सके, ताकि जब आप एग्ज़ाम देने के लिए बैठें तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि हमको इसमें से किसका ऑप्शन राइट देना है। तो इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।